अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। मेरे पिछले वीडियो के बाद कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का आइडेंटिफिकेशन हमने दोनों सीख लिया, लेकिन सर हमें यह चीज समझ नहीं आती कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस ही क्यों ली गई है, इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया गया। क्या सर हम प्लेटिनम की जगह किसी और मेटल को नहीं ले सकते थे? क्या सर हम इसमें हाइड्रोजन की जगह कोई और गैस नहीं ले सकते थे? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास कमेंट में आए। तो आइए डियर, इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं आपकी उन सारी क्वेरीज को शांत करने की। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अच्छी नॉलेज दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि सर हमें सीखना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे ये ना जानता हो। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो उम्मीद माय डियर्स आप इन दोनों लैंग्वेज में इसे बोलना सीख गए, लेकिन इन शॉर्ट इसे एक और तरीके से बोला जाता है, पूछा जाता है। तो हो सकता है इन फ्यूचर आप इसे यूं भी लिखा देख लें, SHE। अब आप कहेंगे सर SHE माने तो शी माने वह होती है। तो देखिए, मैं इस समय इंग्लिश लेक्चरर नहीं हूं और आप भी कोशिश करिए कि इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। SHE शी माने वह, यस इंग्लिश में वह किसी लड़की के लिए, किसी लेडी के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन यहां SHE का मतलब है S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन एंड E फॉर इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। यहां एक चीज और आपकी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहूंगा, वो ये कि कई सारे राइटर्स कई सारी जगह हम इसे NHE भी लिखा देख लेते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो कहते हैं क्योंकि हमने इसे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर फाइंड आउट किया है, इसलिए हम इसे NHE भी कहते हैं, लेकिन बहुत कम राइटर ही इसे NHE बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द राइटर्स आर सेइंग SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोड और कैसे कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं। तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक कंटेनर ले लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक माय डियर्स, इसके अंदर हमने एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम रॉड लगाई है। प्लेटिनम प्लेट कह सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अंदर हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन का एक एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया है।
सुनिएगा पेशेंसली, पहले मुझे समझिएगा, उसके बाद आपके ब्रेन में जितनी भी क्वेरीज डेवलप हो रही हैं इस समय, एक एक करके सब शांत कर दूंगा। यहां हमने पास की है हाइड्रोजन गैस, और ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है ये है प्लेटिनम ब्लैक। तो आइए सबसे पहले सारे किरदार से आपको यूज टू कराता हूं। ये है हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अच्छे से जानते हैं आप। इस पर ये लगी है प्लेटिनम ब्लैक की परत। इसमें हमारे यहां सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें वो है हमारा H आयन सॉल्यूशन। और यदि आप इस H आयन सॉल्यूशन को भी बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो 1NHCl सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। और इसमें क्या बात याद रखनी है आपको, ये जो टेम्परेचर रखेंगे यहां 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे माय डियर्स। एक और बात जो इसमें याद रखनी है आपको, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो है 1 atm। उम्मीद है ये डायग्राम अब आपको एकदम क्लियर विजिबल होगा ऑन योर स्क्रीन। तो हमने क्या किया, एक प्लेटिनम रॉड या प्लेटिनम प्लेट जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी थी, उसको हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले HCl के सॉल्यूशन के अंदर यानी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया है, ठीक है। और उस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस पास की है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट इज नॉट वर्किंग पर आऊंगा, अभी हमने एपरेटस डिजाइन कर दिया। अब एक एक करके आपकी सारी क्वेरी शांत करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? सिंपल सा आंसर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडल दाब पर, मेरे वर्ड्स पर जाइएगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 वायुमंडल दाब पर प्लेटिनम धातु की छड़ जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, समझ पाते, को 1 मोलर सांता वाले अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है। 1 मोलर सांता वाले अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यह हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हो जाती है। माय डियर, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने वर्ड बोला है अधिशोषित, और जिन्हें थोड़ा सा इंग्लिश में इसको सीखना है तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अधिशोषित हो जाती है। अब आप कहेंगे सर अधिशोषित या अवशोषित, तो सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर करता हूं जिससे आपको मेरी केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आए। अधिशोषित का मतलब है जब भी किसी सॉलिड की सतह पर कोई गैस या कोई लिक्विड, जब भी किसी ठोस की सतह पर कोई द्रव या कोई गैस आकर जुड़ जाए, एकत्रित हो जाए, उसे केमिस्ट्री में कहा जाता है अधिशोषित, एड्सॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, एक सरफेस इंसिडेंट है, यानी कि ठोस की सतह पर जाकर वो द्रव या गैस जुड़ी है। और जो आप सोच रहे हैं जिस शब्द का नाम है अवशोषित, आइए उस वर्ड को पहले क्लियर कर देता हूं जिससे आप एकदम पहले समझ सकें। अवशोषित, इसे इंग्लिश में कहते हैं माय डियर एब्जॉर्प्शन। अब आप कहेंगे सर ये एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है किसी ठोस में द्रव अथवा गैस का अंदर मतलब उस ठोस के अंदर तक एकत्रित हो जाना, वो कहलाता है अवशोषित, एब्जॉर्प्शन। एक डायग्राम के माध्यम से शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, तो पहले इन दोनों वर्ड को क्लियर करता हूं आप लोगों के लिए। इन दोनों को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा इसको यहां से हटाते हैं और इन दोनों को पहले फ्रंट पे ले आते हैं। एक शब्द है अवशोषित और दूसरा शब्द लिया है हमने माय डियर्स अधिशोषित। पहले इन दोनों वर्ड को क्लियर करता हूं जिससे आप मेरी बात को समझ सकें। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन और माय डियर इसे कहा जाता है एडजॉर्प्शन। पहले तो ये वर्ड क्लियर हो। जो मेजर डिफरेंस है शायद आप देख पाए हो, यहां बी लगा है और यहां डी लगा, दैट इज द मेजर डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर as far as language is concerned we know very well about what is adsorption and what is absorption, लेकिन सर एक डायग्राम के माध्यम से इसे क्लियर करिए तो शायद जल्दी से समझ लेंगे हम आपकी बात। तो आइए एक डायग्राम के माध्यम से बात करता हूं। सपोज करिए ये एक सॉलिड था, ठीक है, कोई सॉलिड है ये, और इस पर कोई गैस या कोई लिक्विड क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। तो वो कैसे एब्जॉर्ब होंगे माय डियर? ये हो गए हैं, या तो गैस होगा या लिक्विड होगा, यानी या तो गैस या द्रव होगा, और ये कहां हो गए? उसके सॉलिड के अंदर समा गए। अब इस डायग्राम को दूसरे ढंग से डिजाइन कर लेते हैं। यदि हमसे कोई एडजॉर्प्शन पूछता तो वापस ये सॉलिड ही रहता, लेकिन अब की बार ये जो गैस और लिक्विड्स हैं ये इसके ऊपरी सतह पर जुड़ते। तो जब कोई गैस या लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर तक एकत्रित होता है तो माय डियर उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। और जब कोई गैस या लिक्विड किसी सॉलिड की केवल अपर सरफेस पर, केवल ऊपरी सतह पर एकत्रित हो तो माय डियर ये इंसिडेंट कहलाती है, और ये इंसिडेंट कहलाती है। तो उम्मीद है सबसे पहले तो ये जो टिपिकल वर्ड यूज किया मैंने वो क्लियर हो गया। क्लियर है? आइए अब इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये आपने कॉन्सेप्ट सीखी। अब दूसरा वर्ड आता है इसमें, वो वर्ड ये, सर ये प्लेटिनम की छड़ पर आपने प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ाई, सर ये कैसे चढ़ाई जाती है? तो सच्ची बात करें तो अभी इस टॉपिक की कोई वैल्यू यहां पर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, आप में से मेरे कई सारे व्यूअर्स अभी नहीं जानते कि हम प्लेटिनम के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत कैसे चढ़ाते हैं। तो आइए इसको भी सीखिए। हम क्या करते हैं इसके लिए, हम प्योर मेटल प्लेटिनम की एक रॉड या प्लेट लेते हैं, यानी प्योर प्लेटिनम की एक प्लेट या रॉड ले ली और उसको हमने क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल में डिप कर दिया। एक डायग्राम से समझते हैं, आइएगा मेरे साथ और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हमने एक कोई भी बीकर ले लिया, कोई भी एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, प्लेटिनम की रॉड को उसमें डिप किया। ये किसकी रॉड है माय डियर? प्लेटिनम की। वापस कहूंगा, एक एक डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। और जो हमने सॉल्यूशन लिया है माय डियर, वो सॉल्यूशन किसका है? वो सॉल्यूशन है क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। किसका है? इट इज
प्लेटिनिक एसिड, हिंदी में लिख देते हैं क्लोरो प्लेटिनिक अम्ल। अब आप पूछेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लीजिए फॉर्मूला भी जरूर सीखेंगे हम इसका। H2PtCl6 क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल होता है, ठीक है। और इसको केमिस्ट्री के अंदर हम एक और नाम से बोल देते हैं माय डियर कई बार, और वो नेम क्या है आइए जानते हैं। हाइड्रोजन प्लेटिनिक क्लोराइड। क्या बोल देते हैं इसे हम, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बोल दीजिए या हाइड्रोजन प्लेटिनिक क्लोराइड बोल दीजिए, एंड इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। तो क्या किया हमने, यदि हमें प्लेटिनम के छड़ पर, प्लेटिनम की रॉड पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, प्लेटिनम की रॉड को क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ डुबो देंगे और उस पर एसी करंट, बी रिमेंबर एसी करंट इस छड़ पर पास करेंगे। और जैसे ही इस छड़ पर आप क्या पास करेंगे, ऑल्टरनेट करंट, साधारण जो आपके घरों में बिजली आ रही है उसको कहते हैं ऑल्टरनेट करंट, और जो बैटरी इन्वर्टर बैटरी से मिलती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो ऑल्टरनेट करंट को इसमें पास करिए। ऐसा करने पर क्या होगा, ये जो प्लेटिनम है ये आयनाइज हो जाएगा और इस प्लेटिनम की रॉड पर, प्लेट पर जाकर एकत्रित हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक। क्योंकि ये प्लेटिनम ब्लैक कलर की होती है इसीलिए इसके पीछे, नाम के पीछे ब्लैक लगा देते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमने इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक की लेयरिंग कैसे की। क्लियर भाई डियर, एकदम। आइए जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं, ये भी सीख गए हम। अब इस पर वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने प्लेटिनम की रॉड जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है को सिंक किया, और उसके अंदर 1 मोलर कंसंट्रेशन का कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन भर दिया। हमने एग्जाम्पल बतौर HCl ले लिया है। अब एक वायुमंडल दाब 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमने इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, पास की। तो ये हाइड्रोजन इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आइए इस प्लेटिनम को यहां पर अब, हाइड्रोजन को यहां पर अब एब्जॉर्ब करा देते हैं जल्दी से। इस प्रकार ये सारी की सारी हाइड्रोजन इस प्लेटिनम ब्लैक की लेयरिंग पर एब्जॉर्ब हो जाती है। गॉट माय पॉइंट माय डियर्स। और एक सॉलिड सरफेस की तरह बिहेव करने लगती है, एक ठोस सतह की भांति कार्य करने लगती है। इसी इलेक्ट्रोड को कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आप कहेंगे सर पूरी डेफिनेशन को एक बार रिपीट करिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडल दाब पर प्लेटिनम धातु की छड़ जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है को 1 मोलर सांद्रता वाले अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यह हाइड्रोजन इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हो जाती है और एक ठोस सतह की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माना गया है और इसके विभव को 0 माना जाता है। यानी कि इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द
electrode potential of standard hydrogen electrode, then you will say E naught is 0. इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0, बी रिमेंबर, मेरे शब्दों पर जाइएगा, माना गया है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। लेकिन अब भी कई सारे क्वेश्चन ब्रेन में ऐसे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। वो क्यों परेशान कर रहे हैं? नंबर 1, सर इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने हाइड्रोजन गैस ही क्यों ली? क्या हम कोई और गैस नहीं ले सकते थे? A nice question you have in your brain. तो आइए अब आज का आंसर क्या है। नंबर 1, the first reason is that जो हाइड्रोजन गैस है वो 2 काम कर सकती है। वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बना सकती है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रिडक्शन इलेक्ट्रोड बना सकती है। यानी कि हाइड्रोजन के अंदर ड्वेल करेक्टर हैं। वो करेक्टर क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडेशन शो कर सकती है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन शो कर सकती है। यानी कि जो नहीं समझ पाए वो देखें। द फर्स्ट हाइड्रोजन गैस H आयन फॉर्म करती है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। तो यहां आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण होता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि यदि किसी वोल्टीय अथवा गैल्वेनीय सेल के अंदर, किसी अर्ध सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो तो वो इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड हो जाता है। तो यहां पर ये किसकी तरह बिहेव करेगी माय डियर? एनोड की तरह, एनोड की तरह। ठीक माय डियर? तो यहां हाइड्रोजन एक एनोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। और दूसरी इसकी कंसेप्ट देखें तो ये दूसरा काम भी बहुत आसानी से कर देती है। वो क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन भी बना लेती है। और ये प्रोसेस कौन सी होती है माय डियर? ये होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो आपने हाइड्रोजन के इस ड्यूअल कैरेक्टर को देखा। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H आयन बना रही है तो वो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बना देती है। और जब H आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में रिड्यूस, अपचयित हो जाते हैं तो वो अपचयन की क्रिया है। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, मेरे वीडियो नंबर 14 और 15 में मैंने बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बताया था, वो हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड हो जाता है। और हमेशा 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 जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो हमेशा कैथोड होता है। तो इस प्रकार यहां हाइड्रोजन एक कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर्स, अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि आखिर हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस ही क्यों ली। बिकॉज ओनली हाइड्रोजन इज लाइक दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू शो ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू शो रिडक्शन प्रोसेस। तो यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकरण की क्रिया भी दिखा सकती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयन की क्रिया भी। तो एक ही इलेक्ट्रोड कभी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और कभी कैथोड इलेक्ट्रोड कर लेता है, जबकि और गैसेस के अंदर ये पॉसिबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो हाइड्रोजन लेने का रीजन समझ में आ गया।
अब आप कहेंगे सर ठीक है, हाइड्रोजन समझ गए कि हाइड्रोजन ड्यूअल कैरेक्टर शो कर देती है, इसलिए ये एनोड और कैथोड दोनों तरीके के इलेक्ट्रोड डेवलप कर लेती है, ठीक है। लेकिन सर फिर प्लेटिनम क्यों लिया आपने? आइए अब प्लेटिनम की बात करते हैं कि आखिर हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के फॉर्मेशन में इतनी सारी मेटल होने के बाद भी प्लेटिनम को ही क्यों चुना? मेटल तो बहुत सी हैं सर, सोडियम ले लेते सर, आयरन ले लेते सर, सिल्वर इलेक्ट्रोड ले लेते, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले लेते, नहीं हमने कोई सा नहीं लिया, प्लेटिनम ही क्यों लिया? तो आइए जानते हैं एक एक करके इन सारी बातों को। तो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अब हाइड्रोजन गैस क्यों ली गई है ये हमने एकदम क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही क्यों लिया? सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, कई सारे कारण। जैसा हाइड्रोजन का तो एक ही रीजन रहा था कि हाइड्रोजन ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देती है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर देती है, ठीक है सर। लेकिन प्लेटिनम के पीछे कई रीजन है। रीजन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले रीजन पे बात करता हूं, प्लेटिनम अत्यधिक अक्रिय धातु है। अक्रिय समझते हैं ना, नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, आसानी से ये एटमॉस्फेयर से या किसी केमिकल से ऑक्सीडाइज नहीं होती, मतलब रिएक्ट नहीं करती। तो जब हम इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो जिस हमने एसिडिक सॉल्यूशन में इसे डिप किया था तो वो प्लेटिनम उस एसिडिक सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करती है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ प्लेटिनम, द फर्स्ट रीजन व्हाई वी आर यूजिंग प्लेटिनम इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नंबर टू क्या है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का अधिशोषण सर्वाधिक होता है, यानी कि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को सबसे अधिक अधिशोषित करती है। तो यहां लिख लीजिए इसे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का अधिशोषण सर्वाधिक होता है। ये भी क्लियर हो गया, यानी कि जब हम हाइड्रोजन गैस को इस पर पास करते हैं तो ये प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को अपने अपर सरफेस पर सबसे अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। यदि हम कोई और मेटल लेते तो और मेटल के पास ये कैरेक्टर्स नहीं होते, एक्सेप्ट पैलेडियम। केवल एक पैलेडियम और है जो हाइड्रोजन को प्लेटिनम के समान ही एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पैलेडियम की जो रिएक्टिविटी है वो प्लेटिनम की तुलना में बहुत ज्यादा है। पैलेडियम पीडी, इज दैट क्लियर? तो सेकंड रीजन ये था, हमने प्लेटिनम ही क्यों लिया। थर्ड रीजन और आता है इसका, थर्ड रीजन क्या है हमारा? और थर्ड रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये इलेक्ट्रोड को पॉइजन नहीं करती है। इलेक्ट्रोड को पॉइजन नहीं करती है, यस। यदि हम किसी और इलेक्ट्रोड को लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर पॉइजन क्रिएट कर लेती हैं, कुछ ना कुछ उनकी मात्रा उस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। दैट्स व्हाई सॉल्यूशन बिकम पॉइजनस, यानी वो प्योर नहीं रह पाता। बट इन द केस ऑफ प्लेटिनम it never poison any solution, ये कभी भी किसी विलियन को पॉइजनस नहीं बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे आखिरी बात करता हूं, सबसे लास्ट की बात, जो प्लेटिनम है वो किसी भी विलियन के अंदर अपनी ऊपरी सतह पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की छूट देती है। बच्चा, सर ये बात समझ नहीं आई, आइए फिर समझिए।
Only a platinum metal is like that allow its upper surface for oxidation and reduction. केवल जितनी भी हम मेटल्स पढ़ रहे हैं, धातुएं पढ़ रहे हैं, उनमें से प्लेटिनम की ही एक ये खास विशेषता है कि ये अपनी ऊपरी सतह पर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन को होने की परमिशन देती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन जब इसकी अपर सरफेस पर जुड़ जाती है तो कई बार हाइड्रोजन सॉल्यूशन को H पॉजिटिव आयन दे देती है और कई बार सॉल्यूशन से H पॉजिटिव आयन ले भी लेती है। अर्थात हाइड्रोजन ऊपरी सतह पर रहकर सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि हम और मेटल्स की बात करें तो उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं अब ये 4 रीजंस याद रहेंगे आपको व्हाई वी आर यूजिंग प्लेटिनम इंस्टेड ऑफ अदर मेटल्स इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो माय डियर, अब आपने ये भी सीख लिया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम मेटल ही क्यों ली, हाइड्रोजन गैस ही क्यों ली। क्लियर है? एक एक वर्ड क्लियर है। अब फिर चाहेंगे सर अब इस पूरे आर्टिकल को एक बार कंक्लूड कर दो, एक बार फिर से डिफाइन कर दो। तो आइए मेरे साथ। 25 डिग्री सेल्सियस ताप व एक वायुमंडल दाब पर जब प्लेटिनम धातु की छड़ जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अवशोषित हो जाती है। तो यह हाइड्रोजन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हो जाती है और एक ठोस सतह की भांति कार्य करती है। इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है तथा इसके विभव को शून्य माना गया है। और इसके विभव को शून्य मानकर ही माय डियर और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना की गई है। याद रखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को शून्य मानकर। तो हमने माना है आइडियल। क्यों? क्योंकि किसी और का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए हमारे पास एक कंपेयर के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड होना चाहिए। हम किसी भी अकेले अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते। इलेक्ट्रोड विभव हमेशा 2 अर्ध सेलों के विभव के कंपैरिजन को डिफाइन करता है। इसीलिए हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को शून्य माना है और इसके आधार पर अन्य एलिमेंट और मेटल्स की हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टडी की है। तो माय डियर, आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। उसके बाद फिर किसी वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। इतनी देर मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए नमस्कार।